गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द गैसेस स्टेट। तो स्टूडेंट्स पहले हम इन तीनों के रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको एक्चुअल रीज़न भी बताऊंगा कि लिक्विड गैसेस और सॉलिड के पीछे क्या रीज़न है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी के रिगार्डिंग पढ़ने के लिए, तो आई थिंक मुझे कुछ बच्चे ज़रूर ट्राई करके आए होंगे, ये मुझे पता है। ठीक है बेटा, तो एक चीज़ और बच्चों, जो भी मैं काम देता हूँ एक बार ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि जब हम खुद से पढ़ते हैं बच्चों तो हमें ज़्यादा पता लगता है। कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं लगे पता, नहीं लग रहा है आंसर पता, तो फिर क्या होगा, बट ट्राई ज़रूर करो। ठीक है बेटा, बिना लड़े कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक बलून सेलर होता है। ठीक है बेटा, वो क्या करता है, एक छोटे से सिलेंडर से 100 से 200 बलून्स बना लेता है। तो इसके पीछे कि क्या रीज़न है, कैसे हो सकता है एक छोटे सिलेंडर में इतना सारा एयर कैसे आ सकता है। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं वे, एक्टिविटी देखते हैं कि सिरिंज लो 3, उसके नीचे क्या करो बेटा, सिरिंज ये जो जहाँ से लिक्विड या एयर बाहर आ सकता है उसको बंद कर दो, टेप लगा लो या कुछ भी लगा दो। ठीक है बेटा, उससे आप बंद कर दो। ओके, रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज, इसमें से ये इसे बोलते हैं पिस्टन। ठीक है, जो दवाइयों को नीचे धकेलता है। ठीक है, लीविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल द वाटर ऑफ द सेकेंड पीस एंड द चॉक एंड द थर्ड। पहले को क्या करो बेटा, पहले में कुछ मत भरो, दूसरे में वाटर भर दो, तीसरे में पीस ऑफ चौक डाल दो। ठीक है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। फिर अब देखो बेटा क्या बोल रहे हैं, इसको निकाल दो, एक में पानी भर दो, दूसरे में क्या, एक में कुछ मत भरो, दूसरे में पानी भर दो, तीसरे में चौक भर दो। फिर क्या करो, इस पिस्टन को अंदर डाल दो। ठीक है, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन ऑफ ईच सिरिंज। तो फिर उसके बाद क्या करना है, अपने सिरिंज को दबाने की कोशिश करना। आप क्या देखोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो बेटा क्या ऑब्जर्व करोगे, इन विच केस पिस्टन ईजिली पुश्ड, और इनमें से कौन सा केस होगा जिसमें पिस्टन ईजिली पुश हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इनकी ऑब्जर्वेशन के रिगार्डिंग हमने बताना है कि हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। द लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो LPG जो हमारे घर में सिलेंडर्स होते हैं, दैट वी गेट इनटू द होम फॉर कुकिंग, और ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। जो ऑक्सीजन होता है सिलेंडर हॉस्पिटल्स में, उसमें भी कंप्रेस्ड गैस होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे CNG को कहते हैं, वो भी यूज़ होता है फ्यूल एज ए इन ए व्हीकल ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी। अब खुद मैंने आपको पीछे क्या बताया कि एक छोटा सा सिलेंडर हो तो उसमें से 200 मतलब कि बलून्स फुला सकते हैं। एक छोटे से सिलेंडर में हम 14 kgs 15 kgs गैसेस, जो हमारा घर में सिलेंडर होता है ना बेटा, उसमें 14 kg से ज़्यादा गैस होता है। याद रखना, आप खुद सोचो कि इतना छोटे सिलेंडर में इतना ज़्यादा गैस कैसे है, क्योंकि गैस बेटा क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेस का मतलब जिसे कंप्रेस करके दबाया जा सके। ठीक है, लार्जर अमाउंट ऑफ गैस क्या करते हैं, हाई प्रेशर से हम सिलेंडर में डालते हैं, और छोटे सिलेंडर में हम काफ़ी ज़्यादा गैस को भर देते हैं। वी नो डैट of what is the cooked in a kitchen without even entering there, what the smell that reaches our nostril, how does the smell reach us। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाय चांस मान लो कि आप किचन में कुछ खाना बना रहे हो, या तो किचन में गैस खुला रह गया, तो आप क्या देखोगे कि किचन में पहुंचे बगैर ही आपके नोज तक गैस का स्मेल या खाने की स्मेल पहुंच जाता है। द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ फूड, मतलब क्या, मतलब खाना बन रहा है तो मतलब खाने में से क्या खुशबू आएगी, उसका जो अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद एयर और स्प्रेड हो जाएगा फ्रॉम द किचन और रीच इवन द फादर अवे। याद रखना बेटा, इसके रिगार्डिंग मैंने पहले ही बताया था कि घर में हम अगरबत्ती जलाते हैं पूजा घर में, और फिर भी उसके स्मेल क्या होता है, पूरे घर में फैल जाता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो डिफ्यूज़न होता है, या क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज मूव करते रहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, एयर पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपने क्या किया, कोई भी रसोई में खाना बन रहा है तो आप किसी भी कमरे में बैठे हो, आपको खुशबू आ ही जाएगी। ठीक है बेटा, ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड द लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेस। याद रखना बेटा, मान लो गैसेस मॉलिक्यूल है तो वो काफ़ी दूर दूर, एक यहाँ है तो एक यहाँ है, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब काफ़ी दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए वो काफ़ी स्पीड में मूव करते हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, सॉलिड है, सॉलिड में देखो कितना ज़्यादा पैक्ड है, कोई स्पेस दिख रहा है आपको, नहीं ना। लिक्विड में फिर भी थोड़ा थोड़ा स्पेस है इनके बीच, और गैसेस में देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक, यानी क्या होता है, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होते हैं।
और इसी रीजन के करके क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं और ईजिली डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी डायरेक्शन मूव, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कहीं भी मूव कर सकता है ये, ठीक है, ये रैंडम मूवमेंट। द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड आल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर। इससे क्या होता है बेटा कि पार्टिकल क्या कर, अब देखो बेटा रैंडम मूवमेंट हो रही है तो पार्टिकल, ये मान लो ये पार्टिकल ये आपस में भी टकरा सकते हैं, और ये मान लो सिलेंडर में है तो ये सिलेंडर के वॉल से भी टकरा सकते हैं। The particle hit each other and also wall of the container. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑफ द वॉल। याद रखना बेटा, गैस उतना ही प्रेशर एग्जर्ट करेगा जितना वो कहाँ क्रिएट कर रहा है, वॉल ऑफ द कंटेनर पे या खुद में टकरा के। जितना ज़्यादा वो मूव करेंगे उतना ज़्यादा वो टकराएंगे, जितना ज़्यादा टकराएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर वो क्रिएट करेंगे। चलो मैं आपको थोड़ा सा और इसके पीछे के रीज़न बताता हूँ। बेटा एक चीज़ याद रखना, दो तरह के फोर्सेस होते हैं, इंटरमोलिकुलर और काइनेटिक एनर्जी। याद रखना बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी चीज़ के आपस में जुड़ के रहने के लिए। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिकल को रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी पार्टिकल का एक दूसरे के साथ जुड़ के रहने के लिए। और बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होता है जिससे क्या होता है, कोई भी पार्टिकल मूव करता है, जितना ज़्यादा पार्टिकल स्पीड मूव करेगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। याद रखना बेटा, मान लो दो चीज़ें हैं, ठीक है बेटा, मान लो बच्चों दो चीज़ें हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को I लिख रहा हूँ और काइनेटिक एनर्जी को K लिख रहा हूँ। याद रखना बेटा, जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेगा उतना ही मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, कम होगा। खुद सोचो बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, दो चीज़ों को जोड़ के रखने के लिए। जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा उतना ज़्यादा चीज़ें जुड़ के रहेगी, और जितना ज़्यादा चीज़ें जुड़ के रहेगी उतना ही वो हार्ड होगा। या याद रखना, इससे क्या पता लगता है बेटा, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। और लिक्विड में अगर मानो तो इन बिटवीन मान सकते हो, 50-50 मान सकते हो, ठीक है बेटा। तो याद रखना बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीजेस, एसोसिएशन ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस। मतलब वो उतना ज़्यादा एसोसिएट होकर उतना ज़्यादा जुड़ के रहेगा। उसी तरह बेटा याद रखना, गैसेस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना के बराबर होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, काफ़ी ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। इससे क्या होता है, वो काफ़ी स्पीड से मूव करते हैं और काफ़ी दूर दूर रहते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी कम होने, यानी कि जीरो के आसपास, मतलब जीरो नहीं कह सकते बेटा, जीरो वर्ड साइंस में ना के बराबर यूज़ होता है। याद रखना, नेग्लिजिबल वर्ड यूज़ होगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए क्या होता है कि ये काफ़ी दूर दूर रहते हैं। वही क्या होता है बेटा, सॉलिड्स में क्या होता है कि ये नेग्लिजिबल नहीं होते हैं, ये काफ़ी पास पास होते हैं, ठीक है बेटा। सॉलिड में क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी नियर अबाउट जीरो होता है, नियर अबाउट जीरो के पास होता है। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी मैक्सिमम होता है। सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, ये आप पास पास जुड़े रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा सख्ती से जुड़े रहते हैं। और गैसेस में क्या होता है, काफ़ी कम होता है, इसलिए इससे क्या होता है, ये काफ़ी दूर दूर। और वही वाटर में मान लो 50-50 मान लो, तभी वो क्या होते हैं, ना पास पास रहते हैं ना दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो कौन से फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड के फॉर्म में। आई थिंक क्लियर होगा आप सबको। नेक्स्ट हम बेटा करेंगे, कैन द मैटर चेंज स्टेट। क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है? वी ऑल नो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन वाटर कैन एग्जिस्ट 3 स्टेट, सॉलिड एज ए आइस, लिक्विड एज ए वाटर और गैस एज ए वाटर वेपर। व्हाट हैपन इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ, और क्या होता है जब कोई भी मैटर अपना स्टेट चेंज करता है, क्या होता है जब पार्टिकल ऑफ मैटर, what happened to the particle of matter during the change of state, how does change of state take place? We need the answer of this question, ठीक है बेटा। अगर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो हमें कुछ एक्टिविटीज़ एंड कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सबसे पहले क्या बेटा कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा क्या करेंगे, आपने क्या करना है, आइस ले लिया आपने बीकर में, बीकर क्या होता है, ये सब चीज़ें मुझे मत दोबारा पूछना, मैंने वीडियो में भी दिखाया हुआ है, ठीक है बेटा।
फिर इसमें क्या करना है बेटा, आइस ले लिया आपने, थर्मामीटर डाल दिया इसमें, ठीक है। थर्मामीटर से क्या होगा कि हमें पता लगेगा टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है। ये थर्मामीटर लगाया हमने, आइस लगाया, नीचे से हमने क्या लगा दिया, बर्नर लगा दिया। आप क्या देखोगे बेटा, फिर क्या करना है, स्टार्ट कर दो हीट करना, ठीक है। स्टार्ट द हीट द बीकर ऑन लो फ्लेम, नोट करो टेम्परेचर, आइस जब स्टार्ट हो रहा है मेल्ट होना। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस कन्वर्ट इनटू वाटर, रिकॉर्ड करो ऑब्जर्वेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू द लिक्विड स्टेट। नाउ पुट द ग्लास रोड टू द बीकर एंड हीट वाइल स्टरिंग टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। इसके बाद क्या करना है बेटा, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि ये बीकर लो, इसमें आइस डालो, आइस के बाद इसमें थर्मामीटर डाल दो। फिर क्या करो, जब थर्मामीटर डाल दो, आग जलाने से पहले टेम्परेचर नोट कर लो, ठीक है बेटा। मान लो कि आग जलाने से पहले टेम्परेचर माइनस या कुछ भी है, एक्स मान लो, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या करना है, हीट चलाना शुरू कर देना और टेम्परेचर साथ साथ नोट करते रहो हर 1 मिनट के बाद। फिर क्या करना है, जब पानी पिघल जाएगा फिर टेम्परेचर नोट कर लो, और फिर क्या करो, आप एक स्टीरर लो, चम्मच टाइप होता है वो लो, और पानी को हिलाते रहो और उसको हीट करो तब तक जब तक उबलना शुरू ना हो जाए, ठीक है। ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। याद रखना बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज। बेटा किसी को भी ये 2 कंसेप्ट ना समझ आए, काइनेटिक एनर्जी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ नहीं आएगा समझ तो आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मेरे से दोबारा पूछ लेना। याद रखना बेटा, जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। जितना ज़्यादा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि वो एयर होगा, क्योंकि वो काफ़ी दूर दूर है। जितना कम होगा काइनेटिक एनर्जी, अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी नियर अबाउट 0 है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हाई है तो वो क्या होगा, कोई सॉलिड चीज़ होगा, ठीक है बेटा। और याद रखना, जैसे जैसे हम किसी चीज़ को हीट करते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस घटता है। क्योंकि जब हम कोई चीज़ को हीट करते हैं, मूवमेंट ऑफ आइंस या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या हो जाता है, काफ़ी स्पीड हो जाता है। ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल भी इंक्रीज होगा। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद द ग्रेटर स्पीड। अब देखो बेटा एक्चुअल में क्या होता है, इसके लिए भी आप सिंपल देख सकते हो, पानी को उबालो और ध्यान से ऑब्जर्व करना पानी को उबलते टाइम। स्टार्टिंग में देखना क्या होगा, जब पानी उबलता है देखना वो कितनी स्पीड से उसमें से नीचे से बबल निकलेंगे और कितना फास्ट रेट से मूव करता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हीट कर रहे हो पार्टिकल की मूवमेंट कितनी फास्ट होती जाती है ना उसके अंदर। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, जैसे जैसे हीट बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहेगा तो क्या घटता रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और याद रखना बेटा इसके पीछे और भी रीजंस हैं, बट आपकी क्लास 9th है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लास बाई क्लास बताते रहूँगा, क्योंकि एक साथ बताऊँगा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जो मैंने समझा दिया इस लेक्चर में वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं आएगी तो आपको आगे नहीं समझ आएगा। कल पूछ लेना जिनको ना समझ आए दोबारा। द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो बेटा, जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हीट से, वो क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को वो कम कर रहे हैं पार्टिकल के बीच में, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल पहले अपने फिक्स पोजिशन पर फिक्स थे, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा था इसलिए वो हिल नहीं पा रहे थे, पर जब हमने इसको हीट किया तो वो क्या हुआ, अपने पोजिशन से हिलना शुरू हो गए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो गया। जिससे क्या हुआ, वो फ्रीली मूव करना शुरू हो गए। ए स्टेज रीच व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्टेड टू, एक ऐसा स्टेज भी आएगा जब सॉलिड पूरी तरह मतलब आइस पूरी तरह मेल्ट होके वो क्या बन जाएगा, लिक्विड। मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल्ड मेल्टिंग। वो मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट होके क्या बन जाए, लिक्विड, उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज ए इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। देखो बेटा मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, कितना ज़्यादा पावर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, या कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ने उनको अपने पास जकड़ कर रखा। जितना ज़्यादा मेल्टिंग फोर्स होगा, मतलब जितना ज़्यादा मेल्टिंग के लिए एनर्जी लगेगा उतना ज़्यादा मतलब क्या होगा। देखो बेटा, अब देखो आइस को मेल्ट करने के लिए ज़्यादा थोड़ी बहुत एनर्जी दो या धूप में रख दो, आइस मेल्ट हो जाएगा। पर आपको स्टोन को मेल्ट करना है, रख के देख लो धूप में, 10 साल भी नहीं होगा मेल्ट। गैस पर रख लो, नहीं होगा मेल्ट। उसको हीट करने के लिए मतलब कि हमें 1000 डिग्री के आसपास हीट चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा है।
ठीक है बेटा। और अगर आपने मोल्टन रॉक्स देखने, मोल्टन स्टोन देखने, वो हमें सिर्फ मतलब कि ज्वालामुखियों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है बेटा, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं तभी वो दिखते हैं हमें। ठीक है। व्हेन द सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, सो व्हाई डज द हीट एनर्जी गो। अब यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया पहले उसको बचाओ, वो समझो अच्छे से, क्योंकि वो नहीं समझोगे तो अगले चीज़ें नहीं आएगी। बेटा ये लेक्चर मस्ट है, इम्पोर्टेंट है सबके लिए, अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये ना हो कि ये लेक्चर आपको समझ ना आए। अगर ये लेक्चर नहीं समझ आया तो आगे कोई लेक्चर भी आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।